बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। डेगस ड्रॉन हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। आपने देख लिया कि अभी कुछ देर पहले जो हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ है उसमें से जो रिपोर्टिंग हुई है, जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए डट जाना होगा। मुअज़्ज़ज़ जो 3 मेंबर बेंच है, यानी जो 3 जज साहिबान हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने पर इसरार है। अगर अभी भी माजरत खाना रवैया अपनाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा की गुफ्तगू आपने सुन ली। हुकूमत ने शायद ये ठान लिया है कि अब मौका है और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुआ जाए और अपनी माइट को मनवाया जाए। पता नहीं हुकूमत के पास ये माइट है या नहीं, इस बात का जो एविडेंस है वो भी शायद आने वाले वक्त के अंदर हमें मिलेगा। हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले बहुत सी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि अगर मैं बसद एहतराम ये कह सकूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है। अगर 15 मेंबरान हैं सुप्रीम कोर्ट के, 15 जजेस वहाँ पर मौजूद हैं और उनके अंदर डिवीज़न की बात तो दूर रही, अब तो फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं और वो विद एवरी पासिंग मोमेंट वो शायद बढ़ रही हैं। तो ये बहुत ही तबाहकुन है मुल्क के अदलिया के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए, लेकिन ऐसा हो रहा है और अब उसका एविडेंस हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है, जहां पर आज तक ये बहस जारी है कि 1 मार्च को जो फैसला हुआ वो 4-3 के तनासुब से रिजेक्ट हुई पिटिशन या 3-2 के तनासुब से वो एक्सेप्ट हुई, क्योंकि आज भी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी मौजूद है और उसके हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया उसके अंदर भी सिवाय एक इन पासिंग कमेंट के कुछ भी नहीं था, उसकी कोई वजह सामने नहीं आई। और क्या ये तासुर अब दुरुस्त है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वही आइन की दुरुस्त तशरीह फरमा सकते हैं और बाकी जज साहिबान शायद इस बात से आरी हैं, उनको नहीं पता कि आइन और कानून किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। ये भी एक बड़ी डिस्टिंक्ट डिवाइड है जो कि हमारे सामने मौजूद है। हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हमने ये सब कुछ करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हुए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है और अपने नोटिफिकेशन में अपनी जो रिलीज़ है, प्रेस रिलीज, उसमें कहा गया है कि 14 मई को ही पंजाब के अंदर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मान लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे थे, यानी अदालत के अंदर जो उनकी तरफ से वकील पेश हो रहे थे जनाब इरफान कादिर साहब, उनका मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज़ शाहज़ेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इस बात पर डटे हुए थे कि ऐसा नहीं हो सकता और ये फ़ैसला काबिल अमल भी नहीं है और ना ही ऐसा होगा। मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में चाहूँगा कि हम उनसे भी गुफ्तगू करें। अपने दीगर मेहमानों का तारुफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद होंगे, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, और हमारे साथ मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर, हमारे साथ मौजूद है। हमारे उस्ताद जनाब मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी लिखते हैं कि वो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट है, पर मुझे तो कहीं से वो ओल्ड स्कूल नहीं लगते। हाँ, तजर्बा माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा है, बट ही स्टिल वेरी जिपी और उनका एनालिसिस भी बड़ा जिपी होता है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, मामलात और हालात दोनों को बखूबी जानते हैं। मैं एक मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि इरफान है, वो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मौजूद थी इलेक्शन कमीशन की इरफान कादिर साहब की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इरफान कादिर साहब क्या कह रहे हैं, इरफान कादिर साहब से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपका मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज़ मौजूद था हमारे सामने शाहज़ेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में। आपने कहा यह फैसला भी काबिल अमल नहीं है, ना इसकी कोई तस्दीक हो सकती है, ना इस पर अमल करने की ज़रूरत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपकी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ ये फैसला मान लिया है और आज शेड्यूल जारी कर दिया है। तो क्या आपका मौक़िफ़ अपनी जगह वही है या इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को फिर शायद सुना नहीं या उन्होंने उस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया? देखें, आपके सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने मुझे वकील किया था जी, और मैं जब वकील हो गया था तो मेरे लिए ये ज़रूरी था कि जो भी इलेक्शन कमीशन की एक लीगल हैसियत है उसको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ठीक। और इलेक्शन कमीशन की अगर आइन में एक पोजीशन, आइन ने उसको एक ऑब्लिगेशन दी हुई है, आइन ने उसको एक मैंडेट दिया हुआ है, तो उस मैंडेट को किसी तरह से भी मैं उसमें कोई भी इम्पिंजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं ना होने दूं। और मैंने इसीलिए पूरी तरह से जो कानून का हसार जो बन सकता है इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में, मैंने वो पोजीशन ली थी
लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं इलेक्शन कमीशन को एक मजबूत इलेक्शन कमीशन बनाऊं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपने आप को कमजोर कर लिया है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो आपका मौक़िफ़ था इस हवाले से, ठीक है आपने दलाइल दिए, ये समझ भी आती है बात कि आपने बहसीयत वकील दलाइल दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला आपके नज़दीक उनका अपना फैसला है। लेकिन क्या आप अब भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर इरफान कादिर साहब, क्योंकि आपने वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत भी की है, आप उनके मुआवन ख़ुसूसी भी रहे हैं, आप हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं और अब भी हुकूमत के बड़े करीब हैं, क्या आपको लगता है कि 14 मई को पोलिंग होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन आप गुज़िश्ता रोज़ बड़े कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की वजह से थे, या आपके पास कोई और मालूमात है, या आपका ये बिलीफ है कि नहीं ये फैसला काबिल अमल नहीं है और ये इलेक्शन नहीं होगा? मेरे ज़हन में ये था कि इस मुल्क में इतनी अंधेर नगरी हो नहीं सकती कि एक इतना इलीगल ऑर्डर और इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और वो भी ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ऑर्डर के खिलाफ हो, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो था वो 4 जजेस का था, इन 3 जजेस का नहीं था। तो इस हद तक ये लोग चले जाएं कि एक गलत ऑर्डर दे के इलेक्शन करवा दें, तो उस जुमरे में मैंने ये बिल्कुल कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, और अब भी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पर कायम है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब हुकूमत बेशक मुस्तरद कर दे, काबीना मुस्तरद कर दे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस कर दे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट पेश की, चले वो पर्सनल ना भी दे, ऐसी सूरत हाल में शक्ल क्या बनेगी? इरफान कादिर साहब, आप कानून को भी समझते हैं, आप अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, तो अदालत का फैसला अगर नहीं मानेगी हुकूमत, या वो फंड्स नहीं देगी जो कि 11 तारीख को देने हैं, कम से कम एक ट्रांच तो देनी पड़ेगी, तो क्या नतीजा निकलेगा फिर हुकूमत के लिए? उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कानून के साथ और लॉ के साथ खड़े हो गए और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले ली और उन्होंने कहा कि मेरे फराइज़ मनसबी में मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा कि एग्जीक्यूटिव डोमेन में सुप्रीम कोर्ट इस तरह से घुस जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उनको कोई नोटिस इशू करेगी, काबीना को नोटिस इशू करेगी? उसका जवाब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं मुनीब साहब। आर्टिकल 248 उठा के देख लें कि अपने फराइज़ मनसबी में वजीर आजम और वफाकी वज़रा, काबीना के अरकान, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देनी है। आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है, तो कर क्या सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट? क्या, और ये सुप्रीम कोर्ट है भी नहीं, ये तो माइनॉरिटी व्यू है, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के तो 2-3 ऑर्डर्स आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन अज्यूम आप करेंगे तो उसका एक क्राइटेरिया मुकर्रर करेंगे। फिर एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो वो किस तरीके से आप करेंगे, वो भी उन्होंने वजाहत कर दी है। वो सारी चीज तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही। तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इसकी जो बुनियाद है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की, वो बुनियाद ही गलत है, और अगर बुनियाद गलत हो तो द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर हैज टू फॉल। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने सुना, वो अपनी बात पर आज भी बिल्कुल डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि ये मामला अभी भी मौजूद है और 14 मई को उन्हें इंतखाबात होते हुए नहीं नज़र आ रहे और ना ही इंतखाबात होंगे, ये उनका मौक़िफ़ है। मैं सबसे पहले ज़रा मालिक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मालिक साहब, जारी बात है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी होने के बाद जो चीज़ सामने आई है वो ये कि जिस चीज़ के ऊपर रिलायंस थी, इरफान कादिर साहब आज भी बेशक अपनी बात पे डटे हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जिनका आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, अब आपके अपने ज़राए हैं, मतीउल्लाह जान साहब को इसका इल्म है, आप सबको पता है, वहाँ तो हालात बड़े अजीब से हैं। या बहुत से लोगों से खलवत में जलवत में बात की जाए तो वो कहते हैं नहीं इलेक्शन नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल है। कई लोग कहते हैं शायद हो जाए, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नथिंग डूइंग, इलेक्शन नहीं हो रहा, 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा। How is it going to pan out in the next few days? Because गवर्नमेंट ने जो पोजीशन ली है, अब आप भी जानते हैं बहादुरी और बेवकूफ़ी में बड़ा थिन लाइन होती है, तो गवर्नमेंट यहाँ बहादुरी कर रही है या वो they have gone across the fence और ये बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आ रहा है? अब ना बहादुरी है ना बेवकूफ़ी है, ये एक डेस्परेट स्ट्रैटेजी है और वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है मुनीब। दे कैन नॉट अफोर्ड इलेक्शंस, ना मई में ना अक्टूबर में, और वो बिल्कुल पुश करना चाहते हैं चीजें ओवर द टॉप। और आज जो बात, अब तो खैर मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी और अब मैं देखा था एक दो जगह टिकर भी चल रहे थे कि सीरियसली कंसिडर हो रहा है रेफरेंस लाने का और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ खास तौर पे, और जुडिशियल मिसकंडक्ट
बना के उस पर तो कैरी करे या ना करे और बात है, लेकिन दो चीजों पे अब इनका कॉन्सेंट्रेशन है। एक जुडिशियल मिसकंडक्ट ताकि एक डिसरे में आ जाए सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा उनका ये भी है कि जब 20-21 अप्रैल तक दे एक्सपेक्ट के लॉ बन जाएगा तो फिर ये अपील में जाएंगे, और इनका ख्याल है कि अगर हम उस केस को बेंच एक दूसरा बनता है और वो बेंच फेवरेबल कह रहा तो नाजायज होगा, लेट्स से इनके नजर में हॉस्टाइल बेंच ना हो तो ये डिले करवाने की कोशिश करेंगे कि जी क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो तब भी उस पर करेंगे। लेकिन आई थिंक 11 की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 11 को इनका कॉन्डक्ट क्या होता है। जब उन्होंने फाइनेंस डिवीजन से रिपोर्ट लेनी है 10 को और 11 को उन्होंने रिपोर्ट देनी है फाइनेंस डिवीजन टू सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी अभी काफी चीजें हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि आज बड़ी सरप्राइजिंग मूव हुई जो इलेक्शन कमीशन ने एकदम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मनोवन मान लिया। और जो आप इरफान कादरी साहब की बात कर रहे थे, वो मैं प्रोग्राम अर्लियर ऑल्सो, वो वहां भी यही बात कर रहे थे कि अगर मैं होता तो सुप्रीम मेरी एडवाइस इनको और होती। बिल्कुल। तो एक परसेप्शन ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ब्लॉक है और सुपीरियर जुडिशरी और पीटीआई एक ब्लॉक है। और अब अचानक की जो इलेक्शन कमीशन का आज हुआ है, डेफिनेटली इट पेज लाइक अ स्पैनर इन द वर्क्स, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन खाली गवर्नमेंट के कहने पे पोजीशन नहीं बदलेगा, कोई और कह देगा तो शायद बदल ले, और शायद नहीं यकीनन बदलेगा, लेकिन नॉट ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये अभी गहरा हो रहा है। जो एक सामने गोल पोस्ट बनाई गई है 14 मई की, ये गोल पोस्ट अभी मूव होने के बहुत चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, इस मुल्क को भी इलेक्शन चाहिए, लेकिन अभी भी इनका खत्म नहीं हुई मूव्स। और जो आज आपने बयानात सुने होंगे मरियम के, आपने प्राइम मिनिस्टर के, कोई जुडिशल कत्ल, कोई ये, और वो तो खुल के पड़ गए ना। अब तो सीधा सीधा एवरीबॉडी वर्सेस द सीजे, और अब तो बाय नेम बाय पर्सन आना शुरू हो गए डायरेक्टली। अब वो फिगली फिज ऑफ ये बड़ी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं लेट मी इंक्लूड मतीउल्लाह जान साहब, ये अब पार्लियामान से वो 4-3 वाला जो फैसला था, अब वो फैसला कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट उसे फैसला नहीं मानती लेकिन जज साहिबान मानते हैं, उसकी तौसीक कराने की बात की जा रही है कि वही एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और वही दुरुस्त फैसला था 1 मार्च का। और दूसरी तरफ ये अब जो हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास है, इसमें सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है कि 3 मौजूद जो जज साहबान हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब, उनके खिलाफ जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस भिजवाने की बात की जा रही है। ये इतना आसान लगता है आपको सब कुछ करवाना या होना, या आपको लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मसाइल घटने की बजाय विद एवरी पासिंग डे बढ़ रहे हैं? देखिए मुनीब, मुझे लगता है कि हुकूमत टाइम बाय कर रही है, और अभी तक जो भी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ इसी मकसद के लिए है कि अगले 2-2.5 हफ्ते गुजार लें, जिसके बाद पार्लियामेंट का कानून जब फील्ड में आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल जब अप्रूवल इररेलेवेंट हो जाएगी, तो उसके बाद एक लीगल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा हुकूमत पाकिस्तान को कि वो उसकी बुनियाद पे, जैसे कि मालिक साहब ने कहा, अपील दायर कर सकती है। और जब वो अपील दायर होगी और वो डिफरेंट जजेस के सामने होगी, वो लार्जर बेंच के सामने होगी, तो उसमें इस फैसले के ख़िलाफ़ वो तमाम नुक्ते उठाए जाएंगे जिन नुक्तों की बुनियाद पे अब जुडिशल मिसकंडक्ट की बातें हो रही हैं, या ये कहा जा रहा है कि ये 4-3 का फ़ैसला था। तो ये टाइम बाय किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पोस्ट ऑफिस बन चुका है इस वक्त, और ये जो आज शेड्यूल जारी किया है, ये मेरी नॉलेज में और मेरी समझ के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल नहीं है, और इसमें एक किस्म का एन एलिमेंट ऑफ डिटैचमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ने शो किया है। अच्छा। क्योंकि बतौर आइनी इदारा ये इलेक्शन के पोलिंग की तारीख का ऐलान करना तो आइन के मुताबिक सदर या गवर्नर का अख्तियार है, ठीक, मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों ने शेड्यूल तक को जारी किया है, तारीखें दी हैं हर मरहले के लिए, ये भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक बाकायदा शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ना तो कोई सियासी जमात है, ना ही वो कोई सियासी प्लेटफॉर्म है कि जिसकी बेस पे वो खड़ा हो के ये कह सके कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसकी बिटवीन द लाइंस अगर हम समझें तो वो ये वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि ये शेड्यूल हमारा नहीं है, ये मनवान सुप्रीम कोर्ट का है।
इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और अब एक लिहाज से इलेक्शन कमीशन का ये भी एक, वो जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब कहते हैं ना, हमारा एक ये पैगाम था, तो इलेक्शन कमीशन ने भी एक पैगाम दिया है कि अब इन तारीखों पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे या कुछ और होगा तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी, हमारी नहीं। ये बड़ा दिलचस्प एंगल है। बट ये बात जो आपने की है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट आई और उसके बारे में जरा ये कहते हैं कि यहाँ पर तक भी पता लगा कि जो रवैया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, शायद सेक्रेटरी साहब से उसकी भी कोई शिकायत आई कि वो भी शायद मुनासिब नहीं था और इस तरह की बातें की गई और रिपोर्ट को भी कहा जाता है खातिर खा लिफ्ट नहीं करवाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है, मतीउल्लाह जान साहब वो नहीं देते, पर्सनल अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। तो इलेक्शन किस तरह से होगा? और ये जो 11 तारीख वाली बात बड़ी इंस्ट्रक्टिव है जो मालिक साहब ने पॉइंट आउट की कि आपने कोई ना कोई ट्रांच तो देनी है हुकूमत ने अगर इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने अमले से तो इलेक्शन नहीं करवाना ना, पैसे तो चाहिए। तो अगर पैसे नहीं मिलते तो ये 20 तारीख तक कैसे खींचा जाएगा मामला? क्या आपको लगता है कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा हरिडली कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं, नोटिस इशू हो सकता है वज़ीर आज़म को या काबीना को? देखिए, डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट में कौन से अल्फाज का वो चुनाव करता है। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वाज़े तौर पे अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि इन इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और तावन नहीं किया, तो वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास फिर एक फ़ैसला करना होगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और किसके खिलाफ की जाए। ये भी बड़ा अहम है, क्या वजारत दफ़ा, वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला के ख़िलाफ़ होगी या उस पूरी वफाकी काबीना के ख़िलाफ़ होगी, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि शायद उनके पूरी काबीना के ख़िलाफ़ तो इन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जो 63A का वो कह रहे हैं वो 63G है असल में। मगर ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अपनी पोजीशन अब ये न्यूट्रल कर लिया उसने, वो एक डाखाने के तौर पे काम करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये शेड्यूल का ऐलान किया अपने फ़ैसले में, इसने इलेक्शन कमीशन की हैसियत को आइनी हैसियत से कम कर दिया है। और ये हैसियत पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने डस्का इलेक्शन के बाद कम की हुई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी से भी रोक दिया गया था। और जो इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा सानिया होने के बाद भी 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे, तमाम पुलिस अफसरान जो है वो अपने अपने महकमों में सुकून से बैठे हैं आज। ठीक, अच्छा राय साहब ये बताइएगा, क्योंकि कानूनी मामलात को आप समझते हैं, आपको याद है कि पहले भी हमारे मुल्क में तारीख रही है कि सजाद अली शाह साहब थे जब, तो उनसे भी जो बाय एंड लार्ज जो इख्तलाफ था उस वक्त, और यही हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की, तो इख्तलाफ यही था मेनली कि जी वो फैसले बड़े अजीब कर रहे हैं जी, या जजेस को बड़े अपनी मर्जी के बेंच बना देते थे या ये कर लेते थे। चले वो नौयत थोड़ी मुख्तलिफ ही सही, लेकिन आज भी हालात ऐसे हैं कि डेगर्स ड्रॉन है और एक सूरत हाल ऐसी है कि हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भेजेंगे फॉर मिसकंडक्ट। आपको लगता है कि जैसे मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा कर रहा है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वो रिपोर्ट अपनी जगह जो कि इंटैक्ट है वो वैसी ही रहती है और पर्सनल नहीं देते, हुकूमत पैसे नहीं देती इलेक्शंस के लिए, तो इलेक्शंस कैसे होंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए व्हाट एल्स कैन सुप्रीम कोर्ट डू अपार्ट फ्रॉम इशूइंग अ कंटेम्प्ट नोटिस? देखिए मुनीब, बात हो रही है कि जैसे आपने कहा कि जी 97 में भी वो बेंचेस अपनी मर्जी के बना रहे थे और मियाँ साहब को इश्यूज था। अगर हम उसके तनाजुर में देखते हैं तो अब बेंचेस का जो इशू है, अगर हम देखें कि जब से ये जो मौजूदा हुकूमत आई है तो ये मौजूदा हुकूमत इन्हीं बेंचेस के नतीजे में आई है। जो आपको याद होगा 100 मोटो लिया गया कासिम सूरी की केस में, यही 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान उसमें बैठे थे। यही जजेस की अगर आप देखें तो बहुत तारीफ़ें की गई। अल्टीमेटली आ गया कि जी अब एक इशू डेवलप हो गया कि जी आईन पाकिस्तान क्या कहता है और आईन पाकिस्तान जो कहता है उसके मुताबिक फैसला क्या आना चाहिए था, फैसला आ गया। अब पूरी प्रोसीडिंग्स में मैं मौजूद रहा, अभी इरफान कादिर साहब ने बात की, लेकिन कहीं भी किसी लॉयर ने, किसी ने ये नहीं कहा कि जी 90 डेज का इशू जो लाहौर हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया था उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। द टोटल इशू वाज के 3-4
हैं या 2-3 हैं, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी इरफान कादिर साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो स्टांस अभी लिया है ये एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन की निशानदही करता है, लेकिन अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में ऑल्दो इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए, लेकिन उससे पहले उनके जो दूसरे काउंसिल थे उन्होंने बड़ी डिटेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो स्टांस दिया कि जनाब हमने ये जो अपनी पावर्स इस्तेमाल की हैं आर्टिकल 218(3) के तहत, उसमें हमारे पास जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जनाब हमको जब हम हुकूमत के पास गए तो हम हेल्पलेस हो गए कि जब जवाब आ गया कि फंड्स नहीं हैं और सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है। मेरा सवाल भी यही है राय साहब, मेरा सवाल भी यही है कि वो जो उनका पहला मौकफ था, पहले भी इलेक्शन कमीशन में जारी बात है हम भी बात करते हैं तो यही था कि भाई हम तो कराने के लिए तैयार है अगर हमें मुआवनत हमारी की जाए। वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट और ऑन द डिपार्टमेंट्स। आज भी प्रॉब्लम तो वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई वो भी एग्जिस्ट करती है, हुकूमत फंड्स नहीं देती है। तो आज इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? जो मती साहब ने बात की है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद को एक डाकखाना बना दिया है, उस जोन के अंदर वो चले गए हैं मेंटली। तो इलेक्शन होगा कैसे फिर अगर हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी तो? हाँ जी, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डाखाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसका वजूद ही इसीलिए है कि उन्होंने इलेक्शंस कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज का नोटिफिकेशन है उसमें कहीं उन्होंने नहीं लिखा जो गवर्नमेंट का स्टांस है या कैबिनेट का कि हम इस फैसले को नहीं मानते। उन्होंने कंप्लायंस का वर्ड यूज किया है, इन कंप्लायंस। तो वो जो सा है कहा जाता है कि आईनी बॉडी है, अगर आईनी बॉडी है तो वो ये समझ रही है कि जी अब हमारे पास जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन है। अभी आपने बात की जी फंड्स अगर नहीं दिए जाते, फंड्स की बाबत जब हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस आए थे और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने ऑल्दो इरफान कादिर साहब जो इलेक्शन कमीशन के थे वो तो ये बात कर रहे थे, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस कहीं भी कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकी कि ये जो टोटल कंसोलिडेटेड फंड का 1% का 10% है, 0.01% है, ये हम कहीं से ले नहीं सकते, कहीं से हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज द इशू ऑन द पार्ट ऑफ फाइनेंस डिवीजन, उन्होंने कहना है। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात है, आई डोंट नो कि उस जो सील्ड रिपोर्ट आई है उसमें क्या था या किसी ने देखी है या नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे ये बात की जा रही है कि उसमें क्या लिखा हुआ था। Nobody knows except for it was meant for the eyes of the judges। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जाहिर बात है इतना काम तो सारे ही करते हैं, इतना होमवर्क तो हम सभी करते हैं। हमारे तो उस्ताद मालिक साहब मौजूद है, आई एम श्योर उनको पता है, ठीक है, मतीउल्लाह जान साहब बैठे हैं, इनको पता है उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है पॉसिबली। मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगा। मैं जरा मालिक साहब हाउ वी हैव टू कट इट टू द बेयर बोन्स, जरा थोड़ी खुल के भी बात हो जाए कि ये भी आज एतराज़ किया जा रहा है कि अच्छा जी आपने सारा इंतखाब और सारी कानून की या आइन की अमलदारी पंजाब में ही करानी है, वो केपी का मामला तो आपने छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वकील साहब कहते हैं कि मेरा वो पॉलिटिकल एक पोजीशन है और मेरी जमात का मौक़िफ़ है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट कुड हैव इशूड गाइडलाइंस फॉर देम ऑल्सो, बट वहाँ ऐसा नहीं हुआ। बट एक और बात जो हुक्मरान इत्तेहाद कर रहे हैं और आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने की कि इस साल क्योंकि कुछ ऑफिस से लोग जाने हैं, चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट है, सदर साहब ने भी अपना ऑफिस छोड़ना है, टेन्योर उनका पूरा होगा, तो शायद उससे पहले पहले ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता हमवार किया जा सके। ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का। बट इफ दिस इज टू एक्ट लाइक दिस तो हालात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? एक ब्रेक के बाद जी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मालिक साहब ये थोड़ा सा खुल के बात आप बता दें कि जो मौक़िफ़ है हुकूमत का, वो आपको पता है ना कि वो कहते हैं नहीं, वो जो आमतौर पर मिसाल देहातों के अंदर दी जाती है कि जी वो किला स्ट्रांग हो तो फिर हर कोई तगड़ा हो जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उसका किला स्ट्रांग था शुरू में और वो उसी के ज़ोर पर तगड़े रहे और अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको भी रगड़ा दिया ठीक ठाक। ये हुकूमत ये हवा में टंगी हुई है या इसका भी कोई किला है, और अगर वो किला है तो वो कितना मजबूत है? देखिए, बात इनके किले मजबूत होने की नहीं है, बात यह है कि जो थर्ड पार्टी है जी उसका कितना मिसट्रस्ट है इमरान खान के साथ और वो कितना वहां पे लचक है।
ठीक है, ये ऐसी चीज पे बैंक कर रहे हैं कि वहाँ लक्षक बिल्कुल नहीं है, वहाँ मिस्टर्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। और ये तैयार हैं कि अगर हमें देखिए इनके लिए एग्जिट अच्छा एग्जिट क्या है, इनके लिए अच्छा एग्जिट ये है कि इनको निकाल दिया जाए ताकि बयानिया बनता है हमने रियासत पे सियासत को कुर्बान कर दिया। बिकॉज इलेक्शन तो देखो मुझे ये अफोर्ड करते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। जो इकोनॉमी का हाल, और ये इकोनॉमी का हाल अगले 2 साल यही रहना है। तो अक्टूबर तो बिल्कुल इज राउंड द बेंड ना, बिल्कुल कोई स्टोरी नहीं है सक्सेस स्टोरी बेचने की, किसी के पास नहीं है इस वक्त। सो इलेक्शन तो ये अफोर्ड नहीं करते, ये हाँ शहीद बनना बिल्कुल अफोर्ड करते हैं और वो इनको सूट करता है। मेरे प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की फवाद चौधरी से, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा देखें जी कमर दूरी होगी या इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, वो इनका बोझ नहीं उठा सकती और शायद इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो अब है इसने एक अपना रवैया बदला, लचक बदली है। आई थिंक दैट्स ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। हमें कोई ऐसा साइन नहीं नजर आ रहा जहां ये लगे कि मिस्टर्स कम है अब, और मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट की उम्मीद भी यही है कि क्योंकि जिसको ये परसीव करते हैं कि उन्होंने किसी कीमत पे ना बातचीत हो रही है ना कोई रपोशमा हो रहा है, तो आई थिंक दे नो कि ये एक स्पोक इन द व्हील है। ये इनको भी शायद ये नजर आ रहा है कि ये एक खास मुद्दत से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड कि एक अगर निजाम डिरेल हो जाए तो ये उसके बेनिफिशियरी है। बड़ी क्विकली मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुनीब हमेशा होता ही है कि ऑपोजिशन निजाम गिराने की कोशिश करती है ताकि नए डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर निकले। ये शायद पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि अगर निजाम खुदा न खास्ता गिरता है तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट नजर आती है। बिल्कुल ठीक। इनको एक ऑनेबल एग्जिट मिल जाता है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा निजाम खतरे में लगता है। और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन रेटरिक सख्त होती जा रही है। मरियम नवाज साहिबा, दूसरे लोग नाम लेके अब सीजे को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आलाकार है, ये बेंच फलाना है, इस बेंच ने ये किया, ये बेंच ऐसे कर रहा है, और अब द ग्लव्स आर ऑफ, अब तो कोई प्रिटेंस भी नहीं है। और कोर्ट नहीं, बट मालिक साहब मुझे सर ये बता दीजिए कि जो डिफाइंस है अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, जो कि अब हुकूमत कह रही है कि नहीं हमने नहीं मानना है, तो अकलीती फैसला है, वो डिफाइंस क्या हुकूमत इत्तेहाद, या आपको पता है जैसा भी इत्तेहाद है ये अपने जोर पर करेगा या ये कोई सहारा ढूंढ रहा है? क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की डिफाइंस या उस हुक्म, वो हुक्म तो है एट द एंड ऑफ द डे, उसकी डिफाइंस हुकूमत क्या अकेले कर पाएगी या हुकूमत को सहारा चाहिए कि नहीं भाई ठीक है जी हम अकेले डिफाइंस में नहीं है, हमें एक टेसिड सपोर्ट मौजूद है हमारे साथ? मेरा ख्याल है इनको सहारे से ज्यादा तसल्ली इनके लिए कंफर्टिंग है कि जी 2 पार्टी से सुलह नहीं होनी। ठीक है, अब ये एक बात अपनी जगह मौजूद है। वैसे इमरान खान साहब ने, मैं ज़रा तवज्जो दिलाना चाहूँगा, मैं ज़रा मालिक साहब का और मतीउल्लाह जान साहब का इस पर व्यू लेना चाहूँगा, राय साहब भी इस पर कमेंट करेंगे। इमरान खान साहब ने जो टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात की। ये मौक़िफ़ अगर सामने आता है तो जो बात मालिक साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं और दुरुस्त बात है कि आज भी जब हम पता करते हैं या गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है वो यही होता है कि इमरान खान साहब की तरफ जो मिसट्रस्ट है वो अभी तक उसी तरह मौजूद है और उसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई। और इमरान खान साहब खुद क्या कह रहे हैं, माफियाज एंड मिलिट्री वांट टू कीप मी आउट। मतीउल्लाह जान साहब, विद दिस अप्रोच, दो तारीखी तौर पर तो ये कहा जाता है कि जी कोई कितना मकबूल हो, 2 तिहाई अक्सरियत का वज़ीर आज़म हो, अगर वो हालात उसके अच्छे नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो फिर उसका अगर वो अव्वल तो इक़्तिदार में आ नहीं सकता, आ जाए तो चल नहीं सकता। इमरान खान साहब ने शायद डिस्कोर्स बदल दिया है या आपको लगता है इमरान खान साहब को गलतफहमी है? मुनीब साहब, इमरान खान साहब का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक विज़न रहा है वो एक टनल विज़न रहा है। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लव एंड हेट रिलेशनशिप है। उन्होंने कभी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रोल को आइन के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं देखा। उन्होंने हमेशा उसको ऐसे देखा है कि या वो पीटीआई को इक़्तिदार में ला सकती हैं या वही पीटीआई को इक़्तिदार से निकाल सकती हैं। जब ये मिलिट्री और माफिया 2018 में, जिसको इमरान खान मिलिट्री और माफिया कह रहे हैं, जब 2018 में जब ये इमरान खान को ला रहे थे तो उस वक्त इमरान खान के लिए सब अच्छा था। और अब जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपने उसी तजर्बे की बुनियाद पे लगा रहे हैं कि इक़्तिदार में लाने वाले भी वही हैं और निकालने वाले भी वही हैं, और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से
हमारे दूसरे सियासतदानों की तरह इमरान खान भी उतनी ही मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो ये है कि ये दोनों एक तरफ और आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, मगर एक मिलिट्री के कंधे पे बैठ के सवार होकर इक़्तिदार में आता है और दूसरा उसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से उसको निकालने की कोशिश करता है अपने मुखालिफ को। इमरान खान चूँकि अभी बज़ाहिर सबसे पॉपुलर और प्रोमिनेंट लीडर बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से अभी तक ये जुमले अदा नहीं हुए कि मैं वापस आके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आइनी किरदार के अंदर लाऊंगा और उसका एजेंसियों का और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। जमहूरियत का नाम तक लेते हुए इमरान खान को शर्म आती है। पार्लियामेंट पे लानत भेजते रहे हैं, जमहूरियत के बारे में कहते रहे कि ये जमहूरियत होती है, ऐसी जमहूरियत होती है, जमहूरियत के नाम पे ये माफिया ने ये किया वो किया। तो ये अभी तक ये जब तक ये मुनाफिकत और ये दोगली जो डबल स्पीक है ये जब तक ख़त्म नहीं होती, तो हम जैसे जो लोग हैं जो मीडिया से हैं या इंटेलिजेंसिया है या जो एकेडमिया है जो कि हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो लोग कभी इमरान खान जैसे शख्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि जब दोबारा ये इक़्तिदार में आए तो इन्होंने एक बार फिर वन पेज और सेम पेज की गिरदान जो है वो गिरदानना शुरू कर देनी है और उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा कभी भी जो है सही मायनों में असूली मौक़िफ़ नहीं है, ये असूली को मौक़िफ़ नहीं है, कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है, ये असूली मौक़िफ़ नहीं है। ये ज़्यादा अभी भी ये मुलाकातों के लिए टाइम मांग रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी फवाद चौधरी टाइप लोग और दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करती है और उनसे मुलाकात वो जितना तिल मिला रहे हैं उसका अंदाजा तो होता है। बहुत सी बातें पता भी चलती हैं कि वो तो चाह रहे हैं, बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि उनके राब्ते दोबारा बेहतर बहाल हो जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एक मुख्तर साहब ब्रेक करी, मैं राय साहब के पास आऊँगा। एक जो हमने देखा है हिपोक्रेसी का एलिमेंट, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। मालिक साहब हमारे साथ है, मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ है, राजा आमिर अब्बास हमारे साथ जी, हमारे साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ मुनाफिकत की बात हो रही है, हिपोक्रेसी की बात हो रही है, तो आप सिर्फ बदलते रंग देखिए कि ये दोनों साइड्स के, आज पीडीएम की हुकूमत है उसका देखिए, इमरान खान साहब का देखिए। अब जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कासिम सूरी साहब ने वो एक जो बड़ा ही गैर आइनी काम किया, फवाद चौधरी साहब ने ज़ाहिर बात है उससे इनिशिएट किया, उनके पास कानून का कलमदान था उस वक्त। उसके बाद जब वो सुओ मोटो लिया गया और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को कहा गया कि नहीं ये तहरीक अदम एतमाद तो आएगी और इस पर वोटिंग भी होगी, उसके बाद इमरान खान साहब की जमात का मौक़िफ़ क्या था, ज़रा सुनिए। जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये किसी जमहूरियत में ये हो सकता है? अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा? पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जुडिशियल कू है, उन्होंने पार्लियामेंट को जीरो कर दिया है। जुडिशियल कू तक कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और पीडीएम की आज हुकूमत है, उस वक्त जो ये इत्तेहाद था पीडीएम का, जैसे ही ये इमरान खान साहब की जो उन्होंने कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी उसके खिलाफ फैसला आया, तो जो खुशी थी और जो सेलिब्रेशन हो रही थी पीडीएम के कैंप के अंदर, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। देखिए, अदलिया के हवाले से हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। जमहूरियत की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है। जिस तरीके से ये फैसला दिया गया है, हम समझते हैं कि 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं। अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपना वकार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। जब अदालतें आइन की तशरीह कर रही हैं, आप उसको मानने से इनकारी हैं। तो अगर आप ये रवैया रखेंगे जहां आप अदालती ऑर्डरों को नहीं मानेंगे क्योंकि आप ताकतवर हैं, तो कल को एक आम पाकिस्तानी
ये नहीं कहेगा कि आपने नहीं माने तो मेरे पे किसी कोर्ट का हुक्म लागू नहीं होता, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? उस्मा का जो फैसला है, आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है या उससे इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हम सब अदलिया का एहतराम करने वाले हैं। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहा जाता है ना कि जी टेबल्स हैव टर्न्ड। राय साहब, बात यह है कि चलें, ये तो हमने एक रिकॉर्ड के लिए दिखा दिया कि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ क्या रहा है। हालात यकीनी तौर पर बदल गए हैं, लेकिन एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आया। आज पीडीएम का इत्तेहाद ये कह रहा है कि जो 3 मेंबर्स बेंच है इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जाए। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ मुतअद्दिद रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, वहाँ पर कोई कार्रवाई ऐसी एज सच तो कोई हुई नहीं। लेकिन अगर ये भी रेफरेंसेस फाइल हो जाते हैं, कीपिंग इन माइंड जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन होती है, वहाँ पर कोई कार्रवाई अगर ये शुरू भी कर देती है हुकूमत और रेफरेंस भेज भी देती है, कोई फ़र्क पड़ेगा या आपको लगता है कि वहाँ पर भी स्नेल पेस के ऊपर काम चलेगा? देखिए मुनीब, एक तो आपने बड़ा अच्छे किया ये जो क्लिप दिखाया कि जी कैसे पॉलिटिकल पार्टीज विद इन मंथ्स, साल अपना स्टांस चेंज करती हैं। और हमने देखा कि जी इससे पहले, बल्कि मैंने एक और क्लिप देखा कुछ देर पहले कि जी 2013 में जब इलेक्शन डिले की बात हो रही थी तो मियां नवाज शरीफ साहब का है कि जी ये 15-16 दिन डिले करना चाहते हैं। 15-16 दिन क्या, हम तो 15 घंटे भी डिले नहीं करने देंगे। 15 घंटे क्या, हम तो 5 मिनट भी इलेक्शन को डिले नहीं करने दिया जाएगा। तो बहरहाल ये समरसॉल्ट्स तो लगती रहती हैं। अब बात जो आपने बात की कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ऑब्वियसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अदारा है कि जिसमें जजेस की अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम रखा गया है, उसके अपने रूल्स हैं और उसमें ये जो रेफरेंस की बात कर रहे हैं इससे पहले बेतहाशा और रेफरेंसेस ऑलरेडी मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द जजेस इनके खिलाफ कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस आया हुआ है। अब रेफरेंस आने का जो प्रोसीजर है कि उसमें वो कमेटी देखती है और उसका इख्तियार चीफ जस्टिस है कि वो मिनट्स कौन से रखता है, उसमें कौन से अगर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ आता है मुझे समझ तो उसमें कॉम्पोजिशन तो फर्क आ जाएगी ना राय साहब, ये तो आप भी जानते हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ आ रहा है तो फिर तो कॉम्पोजिशन फर्क होगी। जी नहीं, कॉम्पोजिशन तब फर्क आएगी कि जब आपने उसमें प्रोसीडिंग्स के लिए डिसीजन ले लिया है। पहले तो वो टेबल होगा और डिस्कस किया जाएगा कि क्या इसमें फर्दर हमने जाना है या नहीं। वहां पे 5 मेंबर्स बैठे होंगे। चीफ जस्टिस साहब आपके नजदीक खुद बैठेंगे उस कमेटी के अंदर। राय साहब ये जरा क्लियर कर दीजिए, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब अगर उनके खिलाफ रेफरेंस आता है जो कि हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है, तो वो उस कमेटी के अंदर वो प्रिजाइड करेंगे और वो बैठेंगे और बताएंगे कि ये रेफरेंस आगे जाना है या नहीं? इनिशियली एक रेफरेंस नहीं होगा। अगर जब भी कमेटी का इजलास होता है 4, 5, 8, 10 रेफरेंसेस होते हैं और उसमें फिर मेजॉरिटी का जो फैसला होता है कि जी इसमें प्रोसीड करना है या नहीं, दैट इज टू बी फॉलोड। और जो रेफरेंस की कंटेंट्स को देखा जाता है कि जी क्या जजमेंट आने के बाद ये रेफरेंस दिया जाएगा कि जी आपकी जजमेंट जो कि है उसमें ये एलिमेंट्स हैं और इसमें बहुत से इश्यूज हैं और इसका प्रोसेस ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसका प्रोसेस हमने देखा, रिट पिटिशंस भी लगती रहीं, इसको स्टे भी किया जाता है और फिर जाके ये अल्टीमेटली रेफरेंस कहीं मैच्योर होता है आफ्टर द डिसीजंस ऑफ द पिटिशंस बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो असल इशू बात ये नहीं है कि जी जजेस का रेफरेंस आ रहा है। अब क्या ये रेफरेंस इसलिए आ रहा है अवाम को इससे नहीं कि जी 3-4 क्या है या 2-3, क्या इलेक्शंस 90 डेज में कराने पे रेफरेंस का भेज दिया जाना, आप मुझे बताएं वो इंटरिम गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो क्या 6 माह 8 माह रेफरेंस का इंतजार करती रही? 90 दिन पर तो कोई मेरे ख्याल में डिसएग्रीमेंट राय साहब आपको पता था ही नहीं, क्योंकि 4 जो जजेस हैं, 4-3 जिन्होंने कहा है 4-3 से रिजेक्ट की, उन्होंने 90 डेज के ऊपर तो डिस्प्यूट किसी भी जज ने किया ही नहीं। वो तो आर्ग्यूमेंट है, तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि जी मामलात हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर, उनको पहले सुन लिया जाए ताकि किसी का कोई इस्तेकाक मजरू ना हो। और सिर्फ अतर मिनल्ला साहब ने ये राय का इजहार जरूर किया था अपने उस ऑर्डर के अंदर, अपनी उस ऑर्डर के अंदर कि क्या देखना पड़े, क्या ये भी देखना चाहिए कि क्या असेंबली दुरुस्त तहलील हुई। बट कंसिडरिंग द फैक्ट उस पर तो शायद कोई डिबेट नहीं है कि 90 रोज लिखा हुआ है तो 90 रोज के अंदर होना चाहिए। बट जो अप्रोच अडॉप्ट की गई ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जानिब से,
उस पर एतराज़ है, और उसी के हवाले से उन 4 जज साहिबान ने कहा है कि 4-3 से पिटिशन रिजेक्ट हुई, उनमें से किसी ने ये नहीं लिखा कि नहीं 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। तो वो तो मेरे ख्याल में डिबेटेबल बात है भी नहीं। चले बिल्कुल बात आपने दुरुस्त की, किसी ने नहीं कहा, सब ये मैं समझता हूँ आज भी सब ये समझते हैं कि 90 डेज में होना चाहिए। अब अगर 90 डेज में होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने कराने हैं वो पहले भी समझता था, आज भी समझता है, उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली कहा कि सर वी आर रेडी। अब जब सब तैयार है, जब पैसों का भी मसला नहीं है, तो फिर ये रेफरेंस का आना और उसके बाद ये कहना कि जी हमारा पूरी जो कौमी असेंबली है वो कहाँ गया, आर्टिकल 168 आर्टिकल 169 के जी जजमेंट्स की बातें नहीं होंगी, कंडक्ट के ऊपर बात होगी, आर्टिकल 68, ये तमाम चीजों को साइड पे रख के मती जी बिल्कुल ठीक है। ये रेफरेंस इस बात पे नहीं आएगा कि जज साहब ने कोई फैसले में कोई गलत बात की है। रेफरेंस अगर होगा तो उन्होंने जो इंतजामी अख्तियारात इस्तेमाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को सबवर्ट करने के, तो वो एक इल्जाम बन सकता है। फैसले पे जजों के रेफरेंसेस नहीं बनते। बिल्कुल दूसरी बात ये है कि किसी को ये शक वो नहीं है, डाउट नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए, मगर जब एक कुर्बानी जो है वो जायज तरीके से हो रही है तो किसी भी कुर्बानी के जानवर को गला घोंट के नहीं मारा जाता। ठीक है, ये वैसे मिसाल तो बड़ी दिलचस्प है कि जो बाकायदा तरीका है जानवर को हलाल करने का उस तरीके से किया जाए, गला घोट के मारना, तो वो तो आपकी बात दुरुस्त है। अगर वही तावील हमने पेश करनी है। मालिक साहब, ये नॉन स्टार्टर लगता है आपको? डेस्परेशन का जिक्र आपने किया कि हुकूमत डेस्परेट है, बट इज इट अ नॉन स्टार्टर सेंडिंग रेफरेंसेस अगेंस्ट द ऑनरेबल जजेस who basically gave the order जो गुज़िश्ता रोज आया? Is it a non-starter या आपको लगता है no, it's going to have some significance? No, it's a very significant starter. To the contrary, ये non-starter नहीं है। ठीक है। और रेफरेंस तो बड़ा सिंपल है, मुझे नहीं पता इतनी लंबी बात क्या हो रही थी। अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ आता है रेफरेंस तो फिर सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और वो जज वो बैठेंगे और वही उस चीज पे आएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम। और ये 2-3 चीजों में मिसकॉन्डक्ट है। फिर देखिए अगर ये रेफरेंस आएगा तो फिर वो 4 जजेस भी उस पर बात करेंगे, और ये जो 3-2 और 4-3 वाली बात है ये अब रेफरेंस के अंदर भी जाएगी और वहां भी। बट इशू ये नहीं है, आपने क्लिप चलाया था मुनीब, जब आपने इमरान खान साहब का सुनाया उसमें मिसट्रस्ट को वहीं से आपको जुमला नजर आ जाता है, जब वो एक ही जुमले में जब कहते हैं माफियाज एंड मिलिट्री, बिल्कुल, जब इन दो को आप इक्वेट करते हैं तो फिर मिसट्रस्ट कैसे कम होगा? एग्जैक्टली। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मतीउल्लाह जान साहब ने हमें अपना वक्त दिया और राजा आमिर अवाज साहब ने भाई की प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।